Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is Ionic Equilibrium lecture number 12 and जिसमें हम बात करने वाले न्यूमेरिकल्स ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में. सो गाइस, लास्ट क्लास तक हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की थियरी बहुत अच्छे से कवर कर ली थी और आज हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे बिल्कुल तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स जो कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में आए हैं या फिर आ सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस कर लेंगे इस क्लास में. तो आज का जो क्लास होने वाला है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे, वो बहुत ही तगड़ा क्लास होने वाला है, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, चाह के भी नहीं छोड़ोगे. मन करेगा कि बना ही लेते हैं, क्या रखा है ना, 10 मिनट में तो बन ही जाएगा, है ना, 2-4 क्वेश्चन. तो ऐसा एकदम माइंडसेट आपका हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद. सो गाइस, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा तगड़ा सा जोश और जुनून वाला लेक्चर. लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक. देखते हैं हम पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे मेरी गंदी राइटिंग में. सो गाइस, ये रहा क्वेश्चन. पहले आप तो ढंग से क्या करोगे, मैं इधर हट जाता हूं. सबसे पहले इसको आप वीडियो रोक के और नोट कर लो. अब आप देखो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझेंगे, ध्यान से, बहुत ज्यादा प्यार से. क्या कहा जा रहा है, 300 ml ऑफ 0.1 m CH3COOH प्लस मतलब मिक्स किया है 200 ml 0.15 m NaOH के साथ. तो कहा जा रहा है फाइंड द फॉलोइंग फॉर द अबव सॉल्यूशन. फर्स्ट pH ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड थर्ड नेचर ऑफ सॉल्यूशन. अब जेईई मेन में जब क्वेश्चन आएगा सिंगल ऑप्शन करेक्ट में, तो कोई एक चीज पूछेगा. जैसे जेईई मेन में पूछ लेगा आपसे pH ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. अब ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो वहां पे कहीं भी हाइड्रोलिसिस वाला वर्ड यूज नहीं किया. ये तो हमने 3 क्वेश्चन बनाए, इसलिए सेकंड में क्या आ गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख दिया है. लेकिन अगर एग्जाम में मान लो हाइड्रोलिसिस वर्ड दिखे ही नहीं, ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है. तो ध्यान से समझते हैं, जो मैंने आपको बेसिक रूल बताया है ना, बेसिक फंडे बताए हैं आईनिक को आसान करने के लिए, वो आपको लगाना है. ये सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है उसको पहचानना है. CH3COOH ये क्या है, एसिड है, और वो भी कैसा, विक. क्यों, इसके लिए देखो K दिया है, तो ये क्या है, अपना विक एसिड है. NaOH है ना, विश्व विदित है, मतलब पूरा विश्व जानता है कि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. अब ये भी आप समझते हो, मैंने आपको बताया आयनिक को आसान करने के लिए, कि जब भी आप एसिड में बेस ऐड करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका रिएक्शन लिख देना है फटाक से. क्योंकि एसिड में जब आप बेस ऐड करोगे तो वो दोनों तो रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस तो रिएक्ट करेंगे ही. तो रिएक्शन फटाक से लिख देंगे, CH3COOH प्लस NaOH, है ना, ये क्या बना लेगा, एसिड प्लस बेस बनाता है सर, सॉल्ट प्लस वाटर. CH3COOH Na बनाएगा सर, और H2 हो जाएगा बाहर. ठीक है, देखो क्लियर. ये H प्लस यहां से गया, OH माइनस ये तो अपनी दुनिया बसा लिया, और Na प्लस इसके साथ COO माइनस के साथ जुड़ गया. ठीक है, हाँ, तो ये अपना क्या है भाई, सॉल्ट है. अब ध्यान से देखते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ, कौन कितना बना, कौन कितना बचा, ये भी तो हम पता कर लें. देखो, जब भी आप एसिड बेस रिएक्शन लिखो तो एक तो तरीका क्या है कि आप हमेशा बैलेंसिंग चेक कर लिया करो कि वो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है. लेकिन उसमें हो सकता है कि टाइम ज्यादा जाए बैलेंसिंग करने में, तो ऐसा भी आप कर सकते हो. दोनों ही मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है. या तो आप बैलेंस करके मोल मेथड लगाओ, पहला तो ये मेथड हो गया, या फिर दूसरा मेथड कि बिना बैलेंस किए हुए मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ. बिना बैलेंस किए हुए मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ. बिकॉज मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बैलेंस करना जरूरी नहीं होता रिएक्शन को. ये हमने ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था. ठीक है, लॉ ऑफ, है ना, केमिकल इक्विवेलेंस, याद करो. हाँ सर, पढ़ा था. चलो, तो मैं मिली इक्विवेलेंट से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना. मोल से भी आप कर सकते हो. तो अगर हम ध्यान से देखें कि एट T = 0 मींस जब रिएक्शन नहीं हुआ था, तो इनके मिली इक्विवेलेंट निकालो. CH3COOH के मिली इक्विवेलेंट कैसे आएगा, अगर आप मिली मोल निकाल लो और उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा. और मिली मोल CH3COOH कितना हो जाएगा भाई, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मतलब 300 इनटू 0.1, ये कितना हो गया, फटाफट बता दो, 30 हो गया. तो 30 तो क्या आ गया भैया, मिली मोल आ गया. और उसमें n फैक्टर CH3COOH का देखो, तो ये एसिड है ना, एक H प्लस दे सकता है, n फैक्टर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, मिली इक्विवेलेंट आ गया. मतलब मिली इक्विवेलेंट इनिशियली से कितने हैं, 30 हैं. ठीक है,
NaOH का भी सिमिलरली हम फाइंड करें तो मिलीमोल क्या होगा 200 इंटू 0.15 जो कि क्या आएगा 30 आएगा, और NaOH का भी एन फैक्टर क्या है 1 है, तो मिली इक्विवेलेंट भी इसका क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 30 मिली इक्विवेलेंट ही होगा। उस टाइम ये नहीं बना है। अब देखो यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मैंने बार बार आपको बोला है कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्लियर? तो यहां पे इरिवर्सिबल रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा भी है, तो यहां पे फाइनली बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, कहानी समझो कि किसी भी रिएक्शन में अगर, या फिर यूं बोले कि कंप्लीट रिएक्शन में मिली इक्विवेलेंट दोनों ही रिएक्टेंट का इक्वल कंज्यूम होता है। क्लियर है ना? तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि जितना मिली इक्विवेलेंट इसका है उतना ही मिली इक्विवेलेंट इसका है, मतलब ये भी पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म, 0 मिली इक्विवेलेंट बचा, इसका भी 0 मिली इक्विवेलेंट बचा। ठीक है, जितना कंज्यूम हो रहा है उतना ही रिएक्शन में मिली इक्विवेलेंट बनेगा। हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ईच स्पीसीज इन अ कंप्लीट रिएक्शन इज द सेम। मींस जितना मिली इक्विवेलेंट इसका खर्च हो रहा है उतना ही मिली इक्विवेलेंट इसका खर्च होगा, उतना ही मिली इक्विवेलेंट इसका बनेगा अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो। अब कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसे चेक करेंगे? तो रिएक्टेंट के मिली इक्विवेलेंट कंपेयर करेंगे, इन दोनों का मिली इक्विवेलेंट क्या है बराबर है, मतलब दोनों ही यहां पर खत्म हो जाएगा। मान लो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता कि जिसमें NaOH का मिली इक्विवेलेंट 50 आ रहा होता, तो फिर क्या होता भाई? देखो सबसे छोटे वाले मिली इक्विवेलेंट के बराबर दोनों खत्म, मतलब ये 30 खत्म और ये 30 खत्म, तो NaOH 20 मिली इक्विवेलेंट यहां पे बच जाता और ये 30 मिली इक्विवेलेंट बन जाता। क्लियर? आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कुछ लोगों को अगर मिली इक्विवेलेंट में प्रॉब्लम है तो रिएक्शन बैलेंस करके हमेशा मोल मेथड से चले जाओगे। ठीक है, नाउ इसका मतलब ये है कि इसका मिली इक्विवेलेंट कितना बना है 30 मिली इक्विवेलेंट बना है। H2O के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है आपको ऑलरेडी ये पता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं ध्यान से। अगर हम फाइनली देखें रिएक्शन होने के बाद तो हमारे कंटेनर में बताओ कौन बच जाएगा? कंटेनर में CH3COO बचा है 30 मिली इक्विवेलेंट, हाँ या ना? हाँ सर। क्या ये बचा एसिड? नहीं बचा। क्या ये बेस बचा? नहीं बचा। इसका मतलब हमारे कंटेनर में प्योर सॉल्ट रह गया। तो प्योर सॉल्ट अगर रह गया तो बताओ क्या ये बफर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बफर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बफर का थोड़ा सा हमने बेसिक चीज बताया था कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट हो तो एसिडिक बफर बनेगा, वीक बेस और उसका सॉल्ट हो तो बेसिक बफर बनेगा। तो यहां पे देखो वीक वाला कंपोनेंट पूरा का पूरा खत्म जब ही हो जाए, यहां पे यही तो लॉजिक है कि जब भी वीक वाला कंपोनेंट पूरा खत्म हो जाए तो कभी भी बफर नहीं बनेगा। ये चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो ये सब ऑब्जर्वेशन है, ये सब एनालिसिस है जो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो एक बात तो कंफर्म है कि आफ्टर रिएक्शन चाहो तो लिख भी सकते हो कि आफ्टर रिएक्शन only CH3COONA is present in container, मैं सिखा रहा हूं, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगवा रहा हूं, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी नहीं लिए हैं, है ना, कि 100 क्वेश्चन करना पड़े सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में और तभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट ना हो। मैं 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 5 क्वेश्चन में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इतने तगड़े तरीके से क्लियर हो जाएगा कि उससे आगे आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक में, है ना, उससे आगे दिया भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो जब हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बच गया तो क्या सॉल्ट का तो हाइड्रोलिसिस फिर होगा? ठीक है, हाँ सर होगा। बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हो सर, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो पता होना चाहिए। हो जाएगा सर, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बड़ी बात नहीं है? ऐसे ही तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। सर देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ CH3COONA अपने को पता है सर कितना है 30 है। तो अगर हम इसको क्या ऐसे मिली इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि मिली मोल ऑफ CH3COONA इंटू n फैक्टर ऑफ CH3COONA दिस इज इक्वल टू 30। क्योंकि सर आपने ही सिखाया है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? मोल इंटू n फैक्टर होता है। तो जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगा जिसको हम मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो ये क्या होगा सर? मिली मोल इंटू n फैक्टर होगा सर। ठीक है,
बहुत बढ़िया। तो सर हमने मिली इक्विवेलेंट को मिली मोल इंटू एन फैक्टर लिख दिया। अब सर अगर हम एन फैक्टर बात करें CH3COO का, तो ये तो क्या होता है 1 होता है सर। तो इसका मतलब ये है कि जो मिली मोल होगा किसका CH3COO का, तो ये कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। तो भैया हमें मिली मोल से क्या करना है, हमें कंसंट्रेशन तो निकाल के दिखाओ। अरे सर रुको, लालू जी पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते, लास्ट क्लास में बताया, राबड़ी कहती ना ए जी, तो लालू जी कहते हैं हाँ बोलिए, तो आप मिली मोल निकाल दिए हैं, कंसंट्रेशन ना निकालिएगा। तो गए धत बुड़बक, रुको ना अभी, देखो मिली मोल आ गया है और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का देखो निकाल लेंगे कैसे। 300 ml ऐड किया है इसका और 200 ml ऐड किया है इसका, तो फाइनल सॉल्यूशन कितने ml का हो गया राबड़ी जी बताइए, तो 500 ml का हो गया जी। तो अब बताइए कंसंट्रेशन निकाल दिया कि नहीं, तो हाँ आप तो निकाल दिया, आप तो बहुत बुद्धिमान है। ठीक है चलो, तो इसका मतलब लिख ही देते हैं अब, ठीक है कि CH3COONA, इसकी अगर हम मोलैरिटी लिख दे, है ना, मोलैरिटी कंसंट्रेशन मींस सिंपली बोले तो मोलैरिटी ऑफ CH3COONA, ये क्या हो जाएगा मिलीमोल ऑफ CH3COONA डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ऊपर मिली मोल लिया है तो नीचे मिलीलीटर में वॉल्यूम लेना है, ऊपर मोल लेते तो वॉल्यूम लीटर में लेना है। मिली मोल इसका कितना है भाई 30 है, टोटल वॉल्यूम कितना है 500 ml है, इसको हटा दो, ये क्या हो गया 3/50 मोलर हो गया, इसको एज इट इज अभी रहने दो। क्लियर? हाँ सर। अब एक बात बताना, क्या सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर दोनों ही लिमिटिंग रेजेंट हो तो ही तुम्हारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई कंपोनेंट बचना ही नहीं चाहिए एसिड और बेस में। सिंपल, एसिड और बेस अगर दोनों लिमिटिंग रेजेंट है तभी तो सिर्फ सॉल्यूशन में कौन बचेगा, सॉल्ट बचेगा, और फिर क्या होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हमने भाई देखो CH3COO, देखो अब जेईई मेन में जो क्वेश्चन आता था पहले क्या आता था कि वो मोलैरिटी ऑफ CH3COO पहले से ही दिया रहता और आपसे पूछ देता कि बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है। लेकिन हमने क्या किया, हमने देखो कहां से शुरू किया, हमको पता ही नहीं था कि इसमें हाइड्रोलिसिस होने वाला, हमने एसिड और बेस को मिक्स किया तो देखा कि भैया सॉल्यूशन में फाइनली सिर्फ सॉल्ट बचा, इसका मतलब क्या होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, बफर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अच्छा अब आ जाते हैं, अब हम सोचते हैं कि भाई हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो करा दो सर हाइड्रोलिसिस, आपको कोई रोका है क्या, बिल्कुल भी नहीं रोका। ठीक है, चलो बात करते हैं कि अगर हम बात कर ले CH3COONA की, तो यहां पे अगर हम देखें एनायन तो है CH3COO माइनस और केटायन कौन है Na+। अब बताना बाराती कौन जाएगा लालू जी का, बाराती कौन जाएगा लालू जी का, जल्दी बताओ। हैं जो स्पेक्टेटर आयन होगा, स्पेक्टेटर आयन कौन होगा Na+। क्यों, ये कहां से आया NaOH से, NaOH क्या था स्ट्रॉन्ग, तो जो स्ट्रॉन्ग का पार्ट है वो क्या हो गया बाराती हो गया, वो क्या हो गया स्पेक्टेटर आयन हो गया। और शादी कौन करेंगे लालू जी। ठीक है, तो इसमें लालू जी कौन है, ये हैं CH3COO माइनस, मींस इनका क्या होगा हाइड्रोलिसिस होगा। बात समझ में आ गया, अरे बात समझ में आया नहीं आया, आ गया सर, हाइड्रोलिसिस होगा। तो क्या टेंशन है, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिख दे, है ना। कुछ लोग होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के इच्छुक होंगे तो उनको फॉर्मूला रटना भी बताया था। ठीक है, कि ये क्या भाई वीक एसिड का पार्ट है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे पीएच। अगर लिखना चाहें तो पीएच यहां से, अगर तुम सिंपली लिखना चाहो फॉर्मूला से तो फॉर्मूला भी याद करवा दिया था इसको एकदम आसान लॉजिक में, PKW प्लस दूसरा टर्म PK आएगा और तीसरा टर्म क्या आएगा log C आएगा, क्योंकि एक वीक था तो एक PK वाला टर्म आ गया और एक PKW तो हमेशा ही रहता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर्मूले में, और तीसरा क्या आया log C। तो जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला जाना डायरेक्ट फॉर्मूला चले जाना। ठीक है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट से जाऊंगा बिकॉज एग्जाम में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछता है, तो उसके लिए भी अब फॉर्मूला हर वक्त कितना याद रखोगे। मैं कह रहा हूं ना कॉन्सेप्ट से जाओ, क्यों, कॉन्सेप्ट पता होगा तभी ना। अभी दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगा दिए, अब सिर्फ फॉर्मूला रट लिए होते और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है समझ लिए होते, तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो CH3COO माइनस प्लस H2O लिखते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या बन जाएगा जी, तो लालू जी क्या बोलेंगे CH3COOH प्लस OH माइनस। अब नाना पाटेकर बोलेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, बहुत अच्छा है। फिर कौन
ठीक, मैं बोलता हूं, अब हो गया ना 2 का। अब अगर हम बात कर लेते हैं एट t इक्वल टू 0, तो CH3COO माइनस कंसंट्रेशन कितना होगा? उतना ही होगा जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। क्यों? CH3COO माइनस का अगर हम देखें कोएफिशिएंट 1 है और सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसका मतलब ये क्या है भाई? 3/50 मोलर है। उस टाइम ये नहीं बना है, ये नहीं बना है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 3/50 में से x मोलर इसका कम हो गया, तो इसका बनेगा x मोलर, इसका बनेगा x मोलर। मोलैरिटी के टर्म में लिख रहे हो कहानी, है ना? तो ऑलरेडी देख लो, रिएक्शन तो बैलेंस ही रहेगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मोलैरिटीज कहानी कर लो, ठीक है। नाउ अगर हम लिखे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम KH बोलेंगे, तो KH विल बी इक्वल टू x² अपॉन 3/50 माइनस x, ठीक है। और KH को बताओ कैसे लिखोगे? इस रिएक्शन का जो KH होगा उसको मैंने कैसे समझाया था कि KW है और यहाँ पे जो बना है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड करो, मींस K ऑफ CH3COO से हमको क्या कर देना है? डिवाइड भी कर देना है। समझ में आ रहा है? एक ही क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आगे फिर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ सर, बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। मजाक कर रहे हो सर आप? हाँ कर लेते हैं। KW क्या हो गया? 10 का पावर माइनस 14 और K ऑफ CH3COO दिया था 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 5 दिया था, है ना। अगर हम चाहें तो अपने कैलकुलेशन के लिए इसको है ना सिंपली 10 का पावर माइनस 5 यूज कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कर लूं क्या? कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक चेंज कर लेना कि ये क्या है? 1 इंटू 10 का पावर माइनस 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 9। तो उस हिसाब से फिर अगर हम देखें पीके क्या हो जाएगा, तो पीके सिंपली सिर्फ 4 हो जाएगा, 4.74 नहीं होगा अगर इसको हम ये ले लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 5 भी दे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्लियर? हाँ सर। अब बात करते हैं आगे थोड़ा, ठीक है। KH की वैल्यू कितनी है? 10 का पावर माइनस 9। तो उस हिसाब से क्या ये x नेग्लिजिबल होगा? ऑब्वियसली सर होगा। दिस इज इक्वल टू x² अपॉन 3/50। तो यहां से अगर हम x² देखें तो दिस विल बी इक्वल टू 3/50 इंटू 10 का पावर माइनस 9, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं 3/5 इंटू 10 का पावर माइनस 10, ठीक है। जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं? जिसको हम लिख सकते हैं, रहने दो 3/5 ही, x को हम लिख सकते हैं ऐसा, रूट अंडर 3/5 इंटू 10 का पावर माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब हमें देखो कि क्या क्या निकालना था, सब आ जाएगा। OH माइनस कंसंट्रेशन जो कि क्या है? जो कि है x, ये किसके बराबर आ गया? x की वैल्यू आ गई रूट अंडर 3/5 इंटू 10 का पावर माइनस 5। आया नहीं आया? बोलो आ गया? हाँ सर। तो देखो फॉर्मूला नहीं लगाते तो भी तो pH आ जाता ना, तो यहां से अगर हम POH लिखे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग रूट अंडर 3/5 इंटू 10 का पावर माइनस 5। हाँ या ना? हाँ सर। माइनस, इसको आप क्या लिख देते? लॉग 3/5 का पावर 1/2 और प्लस क्या हो जाता ये? लॉग 10 का पावर माइनस 5, ऐसा हो जाता। हाँ सर। ये माइनस वाइनस देखो तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस हाफ, ये क्या हो जाता? लॉग 3/5 को आप क्या लिख देते? लॉग 3 माइनस लॉग 5। क्लियर? हाँ सर। ये हो गया 5 माइनस हाफ, ठीक है। लॉग 3 0.477 और लॉग 5 0.698, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लो, ये आपका क्या आ गया? POH आ गया। सपोज दैट कि POH की वैल्यू A आ गई, इसको डिजिट सॉल्व करोगे ना तो pH क्या हो जाए? कोई टेम्परेचर नहीं बोला है तो 15 माइनस POH, ये क्या होगा? 14 माइनस POH, 14 माइनस A हो जाएगा। क्लियर? 14 माइनस A हो जाएगा। तो क्या हमने pH देखो इस मेथड से निकाल दिया, टेंशन ही नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ दिया, तो अगेन जो बच्चे फॉर्मूला से जाना चाहते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन में, ठीक है। और जो बच्चे है ना मेरे तरह मतलब फॉर्मूले से वो नहीं जाना चाहते, जैसे ये पहले देख लो आप। क्लियर? फॉर्मूले से जो बच्चे नहीं जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आप अच्छा कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा। हमें क्या निकालना था? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड में हमें निकालना था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो भाई XC किसके बराबर होता है? CH के बराबर होता है, तो H क्या होगा? X अपॉन C होगा। क्लियर? और X क्या है? X है भैया ये रूट अंडर 3/5 इंटू 10 का पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई C कितना था? 3/50 था। क्लियर? हाँ सर।
है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। परसेंटेज h अगर पूछे आपसे तो क्या करना है, h इंटू 100 कर देना है। बताओ नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो, एक तो वैल्यू निकालोगे तो आपका 7 से ज्यादा आ जाएगा pH की वैल्यू, ठीक है। हाँ, और वैसे भी देख सकते थे कि जब हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखा तो डायरेक्ट यहां पे OH माइनस दिख रहा है, इसका मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तीसरा तरीका जो अपना सॉल्ट बना है वो CH3COONA है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कहां से आया है, बेस से आया है, ठीक है। Na प्लस ही तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है और वो बेस का पार्ट है, तो वो भी क्या बता रहा है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कोई टेंशन नहीं है, जो टेंशन होता है वो ये सब के लिए। तो चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल दिया, देखो बेसिक मेथड से अपना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकाल दिया, pH भी निकाल दिया। कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, है ना। जो लोग फॉर्मूला से करेंगे यकीनन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, है ना, उनका आंसर तेजी से आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे वो कितना देर तक टिक सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में तो अभी टिकाने वाला ही क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। चलो, हाँ, क्वेश्चन ये है, क्या है, आज का प्यारा सा सवाल है, भले गंदी राइटिंग में लेकिन कॉन्सेप्ट इतने तगड़े हैं कि आप समझ रहे हो, ठीक है। 100 ml 0.2 m H2SO4, बहुत बढ़िया बात। H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहचान गए सर, पहचान गए। प्लस 100 ml 0.2 m NH4OH, NH4OH क्या है सर, नहीं पता, अरे देख लो ना, इसके लिए K भी दिया है, मतलब क्या है, विक्वेस है, क्लियर। हाँ सर, अब जब भी हम एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन सबसे पहले लिख दो, है ना। यहां भी सर क्वेश्चन क्या है, वही चारों क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, H2SO4 प्लस NH4OH ये क्या बना लेगा, अब देखो ध्यान से, यहां पे लोगों की वो हो जाती है थोड़ी, ठीक है भाई। आप H2O पहले बना दो, H2O तो पहले ही आप बना दो। कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, H2SO4 है, इसका H प्लस इसके OH माइनस से कंबाइन हो गया, बचा पार्ट इसका NH4 प्लस इसका SO4 2 माइनस, ये कंबाइन होगा। तो ये जब कंबाइन हुआ तो सॉल्ट क्या बना लेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। क्यों, कोई लोग ऐसा मत बोल देना सर NH4 SO4 बनेगा, अरे पगले पागल हो क्या, NH4 प्लस होता है और ये 2 माइनस होता है, क्रॉस वैलेंसी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो 2 इसके, है ना, कोएफिशिएंट में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। समझ गया सर, ये आपने NH4 होल ट्वाइस SO4 क्यों लिखा। देखो हम लोग दोस्त हैं, है ना, हम टीचर तो अपने आप को मानते ही नहीं है और हैं भी नहीं, ठीक है, हम दोस्त हैं, इसलिए मैं ऐसे वर्ड बोल देता हूं कि अबे पागल हो क्या, मतलब वो बुरा नहीं लगना चाहिए। मान लो तुम्हारा दोस्त ऐसे बोल देता है पागल हो क्या, और दोस्त तो सिर्फ यही नहीं क्या क्या बोलता है तुम समझ गए होगे, ठीक है, तो बुरा नहीं लगता है। वैसे ही हम लोग का भी है ना चक्कर। चलो, अब कुछ लोग अगर जाना चाहते हैं मोल मेथड से तो उनको इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और कुछ लोग जिनको नहीं मन है मोल मेथड से जाने का, मतलब रिएक्शन को बैलेंस करने का बेसिकली मन नहीं है, तो मिली इक्विवेलेंट से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में आप मिली इक्विवेलेंट से भी जा सकते हो, मोल मेथड से भी जा सकते हो। मोल मेथड के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और मिली इक्विवेलेंट मेथड के लिए रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि एट T = 0 मिली इक्विवेलेंट ही निकाल देता हूं H2SO4 की। तो मिली मोल देखें तो क्या हो जाता, 100 × 0.2, तो ये क्या हो जाता 20, और H2SO4 की एन फैक्टर क्या है, 2 है, तो ये इसका क्या होगा, 40 मिली इक्विवेलेंट होगा, है ना। सिंपली 40 लिखने से काम नहीं चलेगा, 40 मिली इक्विवेलेंट एकदम पूरा लिखो, तभी आपके जैसे बोर्ड में भी ना मार्क्स अच्छे कब आएंगे, पूरा जब आप लिखोगे, है ना, एक एक वर्ड लिखोगे ऐसे एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह। पता है लोग क्यों डरते हैं, खासकर गुजरात में डरते हैं, बाकी कहीं डरते नहीं है बोर्ड से बोलते आ जाओ देख लेंगे तुमको, तेरी औकात नहीं है कुछ, आ जाओ। यहाँ पे बच्चे क्यों डरते हैं, ये सब स्किल्स शायद उनमें कम है या फिर क्रेज ज्यादा है, दोनों ही बात हो सकती है, ठीक है। बोर्ड में अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो बिल्कुल आप बच्चे की तरह लिखो। आप सोचो कि एग्जामिनर जो है ना वो बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता है, हम ऐसा लिखे कि उसको वो टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये जिस दिन आपका माइंडसेट है ना बन जाएगा, और ये स्किल, राइटिंग स्किल अगर आप में डेवलप हो गई, ठीक है, तो बोर्ड में तो इतने नंबर पाओगे कि कहने की बात ही नहीं है, और ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा।
तो इसका आया 40 मिली इक्विवेलेंट NH4OH का देखते हैं। तो देखो ये 100 इंटू 0.2, ध्यान समझना, 100 इंटू 0.2 मतलब 20 तो मिलीमोल हो गया, और NH4OH का एन फैक्टर 1 है, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना आया, 20 इंटू 1 मीन्स 20 मिली इक्विवेलेंट ही आया, आया ना। उस टाइम ये नहीं बना था, क्लियर। हाँ, अब फाइनली अगर लिखे, सर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लिख रहे हो, मैंने कितनी बार बोला एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। फाइनली अगर हम बात कर लें तो मिली इक्विवेलेंट तो बराबर बराबर खर्च होगा, यहां पे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो कम मिली इक्विवेलेंट किसका दिख रहा है, इसका, मतलब ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और इसका कितना खत्म होगा भाई, बराबर ही मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है ना। तो इसका 20 खत्म हुआ तो इसका मिली इक्विवेलेंट 20 खत्म होगा, और जितना खत्म हुआ है उतना ही इधर बनेगा, तो इसका बनेगा अपना 20 मिली इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, क्लियर है सर। अब बताना मुझे कि जब एसिड बेस रिएक्शन हमने लिख दिया तो अपने कंटेनर में कौन कौन प्रेजेंट है, अपने कंटेनर में कौन कौन प्रेजेंट है। अपने कंटेनर मतलब तुम और कुछ मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पेट की बात नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन वाले कंटेनर की। सर जोक था नहीं यार, तुमको हंसी आया, बताओ नहीं आया तो जोक काय का, फिर ऐसा बात करते हो तुम सुबह सुबह, है ना। चलो, NH4 होल ट्वाइस SO4 बच गया, ध्यान से अगर देखें तो NH4 होल ट्वाइस SO4 बच गया, ये बच गया, और कौन बच गया भाई, H2SO4 भी बच गया। अब ध्यान से देखें तो NH4 होल ट्वाइस SO4 क्या है, सॉल्ट है, और H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे पहले चेक कर लो क्या ये बफर बन रहा है, बफर नहीं बन रहा है सर, क्यों सर, वीक एसिड और उसका सॉल्ट होता तो ना बफर बनता, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट है, तो बफर तो नहीं बनेगा। अब एक बात बताना, क्या आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो इसलिए कह रहे थे कि जो फॉर्मूले वाले बच्चे हैं वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट वाले बच्चे ही ज्यादा देर तक टिकेंगे, है ना। और बाकी जगह हो क्या रहा है ना कि वो क्या क्या करते क्या है, बोलते हैं फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 mNaCN। कहते हैं देखो बच्चों, हमने तो IIT का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन IIT 2002 में आया है, ठीक है, अभी के बहुत साल पहले। बोलते हैं हमने तो IIT का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, करो ये। अब IIT में ये आता है, इसको सॉल्व करो ना, उसी फॉर्मूले, जरा सॉल्व करके दिखाओ तो मान जाए, करो। अब बच्चे को करवा के एक बार देखो, सब गलत सलत बता दोगे तुम लोग, ठीक है। वैसे थोड़ी होता है यार, मतलब बच्चों को एकदम अंधकार में रख रहे हैं। कुछ टीचर क्या कर रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है केमिस्ट्री में जिसमें NCERT क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन अपने क्लास में ले लेते हैं, उसमें उस चैप्टर का भी सबसे इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, कहते हैं हम तो JEE मेन कवर कर रहे हैं। अरे हाँ, बिल्कुल कवर कर रहे हो आप, कौन रोक रहा है आपको ऐसा बोलने से, बोलिए, है ना। बच्चों को मूर्ख बनाइए, सिंपैथी लीजिए बच्चों का, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है। चलो, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या प्योर फॉर्मूला लग पाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, नहीं लग पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सॉल्ट जब बना है ना, मतलब बफर जब नहीं बना है, इन शॉर्ट बफर जब नहीं बना है, सॉल्ट प्रेजेंट है, तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस तो होगा। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस होगा तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट का, ध्यान समझो, सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकाल देते हैं, है ना। और इवन सॉल्ट का क्यों कंसंट्रेशन निकालना, देखो एक और चीज बता देता हूं, आपका अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो आप कहीं भी खेल सकते हो, ठीक है भाई। यहां पे आयन क्या क्या होगा, NH4 प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा। SO4 2 माइनस अगेन क्या है, ये बाराती है, मतलब स्पेक्टेटर आयन है, ठीक है। मींस इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा। तो अगर हमें मोलर कंसंट्रेशन निकालना है तो NH4 प्लस का निकाल देते हैं। कैसे आएगा, ध्यान से देखते हैं। तो NH4 होल ट्वाइस SO4 का मिली इक्विवेलेंट क्या है, 20 है। तो अगर हम बात करें कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4 प्लस, तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। कुछ लोग ऐसा मत कहना सर कोफिशिएंट तो 2 था, अबे तुम मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हो, तुम मिली मोल नहीं लिख रहे हो। कोफिशिएंट और बैलेंसिंग इसका झोल तब आता है जब हम मोल मेथड को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज आप ध्यान से देखो मोल कॉन्सेप्ट का आप नोट्स खोलो, है ना, जिधर उधर एन फैक्टर नॉर्मेलिटी ये सब बताया था, वहां लिखवाया है कि जो मिली इक्विवेलेंट आयन का होगा वही क्या होगा, कंपाउंड का होगा। क्लियर है, तो यहां पे कोएफिशिएंट वाला कोई फैक्टर नहीं आता है, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 20। अब मिली इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मिली मोल ऑफ
NH4 प्लस और इनटू n फैक्टर ऑफ NH4 प्लस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 20 मिलीमोल। यहां से अगर हम लिखना चाहें मिलीमोल ऑफ NH4 प्लस, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 और डिवाइडेड बाई n फैक्टर ऑफ NH4 प्लस। इसका n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। केटायन का n फैक्टर क्या होता है, उस पे जो चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो 1 होगा। तो इतना ही आ गया। तो अगर हम निकाले NH4 प्लस का मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 20 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम इन मिलीलीटर। 100 ml इसका, 100 ml इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। मींस ये क्या आ गया, 0.1 मोलर आ गया। ठीक है, तो अब हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिख दो। क्या समझ में आ रहा है, नोट्स बना रहे हो कि नहीं तुम? चलो यहां से हमने शुरू किया था, ठीक है, पहले तुम यहां तक लिख लो, फिर आ जाओ यहां तक लिख लो। क्लियर? हाँ सर, आगे बढ़े। अब तो नोट्स बनाने का भी टेंशन नहीं, आगे बढ़े। अब NH4 प्लस की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिख दो। तो अगर हम लिखते हैं यहां पर रिएक्शन, तो ये होगा भाई NH4 प्लस प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, प्लस है तो माइनस खींच लेगा, है ना, वाटर का, NH4OH और इधर H प्लस। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाए नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या कहोगे, एसिडिक। और वो उसके लिए यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से बता देते कि फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन है, एसिड है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। डायरेक्ट पीएच इसी से डिसाइड हो जाएगा। जब भी स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट दिख जाए तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर से ही पीएच डिफाइन हो जाएगा। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एट t इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं, तो NH4 प्लस कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर है। उस टाइम ये नहीं बना है। H प्लस कंसंट्रेशन बताओ, 0 लिखोगे या नहीं लिखोगे, मुझे बताना है। H प्लस कंसंट्रेशन आप 0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो मेरा आंसर होगा कि सर नहीं लिखेंगे। आपका आंसर हो सकता है कि लिख देंगे। क्यों मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ था तब भी सॉल्यूशन में तो H2SO4 प्रेजेंट ही था। ये कहां गया, ये तो कहीं नहीं गया, ये तो प्रेजेंट ही। और कितना, 20 मिली इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। मींस H प्लस का भी मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम क्या है, 200 है। टोटल वॉल्यूम क्या है, 200 है। इसका मतलब H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन बिल्कुल शुरू से ही क्या रहा होगा सॉल्यूशन में। जैसे रिएक्शन खत्म होगा उस टाइम के बाद सॉल्यूशन में 0.1 मोलर H प्लस रहा होगा। समझ में आया? अरे H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट कितना, 20। तो इसके आयन का भी मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, 20। तो H प्लस का मिली इक्विवेलेंट 20, H प्लस का n फैक्टर 1, तो इसका मतलब मिली मोल इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, और मिली मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गया। मींस H प्लस इनिशियली से ही क्या होगा, 0.1 मोलर प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब बोलो ना, फॉर्मूला लगाओ तुम लगाओगे फॉर्मूला, अब वो वाला भी आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में, तुम खुश भी हो जाओगे। अरे रॉय सर ऐसे ही बोलते थे कि फॉर्मूला तो कितना जल्दी होता है, टाइम बच जाता है। रॉय सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सारे टीचर तो ऐसे कराते हैं फॉर्मूला से, ये तो उल्टा बोलते रहते हैं। ठीक है, काहे काम इन पे ट्रस्ट करें। ठीक है, हाँ, ज्यादा बच्चे तो फॉर्मूले से कर रहे हैं, है ना, करो वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, करो तुम फॉर्मूले से, वो वाला भी आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा। लेकिन जो घर आओगे ना तो बोलोगे कि अरे साला ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, हम तो फॉर्मूला सही लगाए थे, गलत कैसे हो गया? वो तो भगवान जानेंगे। अब सॉल्यूशन जब देखो तो कहोगे अच्छा इसलिए गलत हो गया, ये बच गया था, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो 0.1 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा, x 0.1 प्लस एक्स आया। हाँ सर, अब इस रिएक्शन के लिए क्या डिफाइन होगा, KH डिफाइन होगा, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। KH दिस विल इक्वल टू व्हाट, दिस विल इक्वल टू KW अपॉन KB ऑफ NH4OH। क्लियर, ऑलरेडी हमने बताया है। तो अगर हम लिखें KW क्या होता है, 10 का पावर -14 और KB ऑफ NH4OH अगेन ये दिया है क्या, KB देखो वही दिया रहेगा 1.8 इंटू 10 का पावर -5। ठीक है, अभी के जमाने में इसको ले लेते हैं 1, है ना, अदरवाइज कैलकुलेशन हो जाएगा हार्ड। तो पीके भी क्या हो गया भाई, 4 हो गया। क्लियर, हाँ सर, तो 10 का पावर -5 लेके ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो जाएगा और मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है। तो दिस इज योर व्हाट, KH, और इसको आप किसके बराबर लिखोगे, x इंटू 0.1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स। अब यहां पे देख के लोगों को डर लग रहा होगा कैसे सॉल्व करें, इतना आ गया ये। ठीक है, देखो आसानी से सॉल्व होगा। ये x ध्यान समझना, ये जो x है
वो नेग्लेजिबल हुआ कि नहीं पॉइंट 1 के रेस्पेक्ट में, ये हम कैसे देखते थे, केएच के वैल्यू से। केएच क्या आ रहा है 10 का पावर -9, तो ये क्या होगा नेग्लेक्ट, क्योंकि केएच अगर लेस और इक्वल टू 10 का पावर -5 आ जाए तभी एक्स नेग्लेजिबल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। अगर एक्स यहां नेग्लेजिबल हो रहा है तो एक्स यहां भी नेग्लेजिबल होगा। क्लियर। ऊपर वाले x को नेग्लेक्ट करने का दूसरा मेथड भी है कि पॉइंट 1 डायरेक्ट कहां आया भाई, स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आया, और ये x कहां से आया, वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है। तो मेजर सोर्स कौन होगा, मेजर सोर्स कौन होगा बताओ, H+ का, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग वाला होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इस कारण से भी बोल दें कि x इज वेरी वेरी लेस देन 0.1, मतलब सारे तरीके आपको आते हैं। क्लियर। हाँ सर, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 1 कट जाएगा, प्लस से माइनस, अबे इसका कोई मतलब है, वो आगे 0 है तो ठीक है। चलो, तो ये हो गया भाई 10 का पावर -9, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x। x की वैल्यू क्या आ गई भाई 10 का पावर सॉरी इतनी आ ही चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन pH निकालना था ना अपने को। pH कैसे निकालेगा बता, H+ आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में दिख रहा है, हाँ सर। तो pH होता है -log H+ कंसंट्रेशन। ऐसा मैं करता हूं कि सबसे पहले मैं H+ ही निकाल देता हूं। क्लियर, H+ निकाल देता हूं। तो H+ कंसंट्रेशन क्या था, ये था 0.1 प्लस x, यही था मोलर कंसंट्रेशन। x इज नेग्लेजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 0.1, तो दिस इज इक्वल टू 0.1 विच कैन बी रिटन एज 10 का पावर -1 मोलर। तो pH दिस इज इक्वल टू -log 10 का पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1। जब भी आपका स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट बच जाए और सॉल्ट बच जाए तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग वाले से pH निकाल दोगे, फिर आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ दिया था तो लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और डिग्री हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, जो फॉर्मूला याद किए थे वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि प्योर सॉल्ट बच ही नहीं रहा, उसके साथ स्ट्रॉन्ग वाला कंपोनेंट भी बच गया। तो फिर कैसे करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू CH, ठीक है। तो H क्या हो जाएगा, ये होगा x/C। x की वैल्यू क्या है 10 का पावर -9, C कितना था भाई इस NH4+ का इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या था भाई 0.1 मोलर। तो इसका मतलब H की वैल्यू क्या आ गई 10 का पावर -10, इतना आ गई भाई, बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई। ध्यान से देखो, ये सब कमाल किसका है, इसका है। स्ट्रॉन्ग वाला पहले से ही था, रिएक्शन को बैकवर्ड इतना ही कर दिया कि अब क्या हाइड्रोलिसिस होगा, नेग्लेजिबल हाइड्रोलिसिस हुआ है। क्लियर। तो आई होप की बात समझ में आ गया। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, pH 1 आ रहा है, देख रहे हो, स्ट्रांगली एसिडिक है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। तो KH भी निकाल दिया, मतलब सारे क्वेश्चन में चारों ही सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिनको नोट्स बनाना है यहां तक तो ऑलरेडी बना चुके थे, आगे देख लो ये। तो यार अच्छे क्वेश्चन करो, मेरा कहना ये है। तुमको ये लग रहा होगा ये जेई एडवांस है, जेई एडवांस तो है, साथ में जेई मेन भी। अब तुम क्वेश्चन तो पलटो 2019-20 के जेई मेन में, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन तुम खुद से करके देखना। इसमें क्या होगा ना, इसमें इसमें अगर हम लिख देते हैं, है ना, तुम सॉल्व कर लेना। Ha+NaOH ये क्या बनाएगा, Na+H2O बनाएगा। क्लियर। ये देखो भाई, इसका अगर हम मिली इक्विवेलेंट लिखते हैं, मिली इक्विवेलेंट है T = 0, तो H का क्या होगा 100 × 0.2 20, और इसका n फैक्टर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट, और NaOH बताओ 100 × 0.3 30, और NaOH का n फैक्टर 1, तो इसका क्या हो जाएगा 30 मिली इक्विवेलेंट। उस टाइम ये नहीं होगा। अब यहाँ पे बताना कम मिली इक्विवेलेंट इसका है, तो फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका 10 मिली इक्विवेलेंट बच जाएगा। इसका बनेगा कितना, 20 मिली इक्विवेलेंट बनेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। अब यहां पे अगर देखें फाइनल सॉल्यूशन में तो क्या है, NaA है, जो कि क्या है, सॉल्ट है ना, और साथ में क्या बचा हुआ है, NaOH बचा हुआ है। Na का तो हाइड्रोलिसिस होगा, है ना, चूंकि बफर नहीं बना, कैसे, NaOH स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट और सॉल्ट प्रेजेंट हो तो बफर नहीं बनेगा, में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फिर तो होगा ही। Na+ स्पेक्टेटर आयन A- का हाइड्रोलिसिस कराओगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए आप ये खुद से कर लोगे। आंसर मुझे रिपोर्ट करोगे, ये शायद थर्ड क्वेश्चन था, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजोगे, है ना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और क्या, बस। तुम्हें क्या लग रहा था मैं कुछ और भी बोलने वाला हूं, ऐसा सोच रहे थे, नहीं। अब देखो, ये है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये आज के क्लास का है लास्ट क्वेश्चन, है ना। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं तो साइड में हट गया। चलो, वीडियो रोक लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा भाई आज। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, बहुत बढ़िया, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है
0.1 mNaOH इज टाइट्रेटेड विद, ध्यान समझना, 0.1 mNaOH is titrated with 0.1 mHa till the end point, till the end point. समझ लेना, समझ लेना। और ये सब क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा, जब बफर सॉल्यूशन करा दूंगा तब तो और कराऊंगा भर भर के। फिलहाल ऐसा भी, जब भी क्वेश्चन में एंड पॉइंट बोल दे, इक्विवेलेंस पॉइंट बोल दे, इसका मतलब वहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा। क्यों? क्यों? देखो ध्यान से समझते हैं बात को कि HA क्या है, वीक एसिड है। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, एकदम तुम्हारे भाई की तरह, है ना, कोई टेंशन नहीं। वीक एसिड है ये, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब हम करा रहे हैं भाई न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, क्लियर। अब ध्यान से समझते हैं, अगर हम ध्यान से समझें, प्यार समझते हैं, तो अगर एंड पॉइंट ना रीच किया हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आपने कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया हुआ है, HA लिया हुआ है, ठीक है, और ब्यूरेट से क्या कर रहे हो, इसमें NaOH ऐड कर रहे हो। तो अगर एंड पॉइंट नहीं रीच करेगा तो क्या HA पूरा खत्म हो पाएगा? नहीं खत्म हो पाएगा, समझ रहे हो। इसका मतलब HA रह गया, और अगर साथ में कुछ और आप रख लेते हो, जैसे HA रह गया और NaOH और HA जो रिएक्ट कर गया होगा वो तो सॉल्ट बना ही चुका होगा, तो वो भी इसी कंटेनर में होगा। जैसे क्या हुआ, आप समझो, एकदम प्यार समझाओ। हाँ, एक कोनिकल फ्लास्क में मैंने HA लिया, उसमें मैंने ब्यूरेट में मतलब NaOH रखा, ड्रॉप वाइज में NaOH को ऐड कर रहा हूं। मान लो मैंने, है ना, कुछ 5 ml NaOH ऐड किया और रोक दिया टाइट्रेशन, ठीक है, और टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, वो हम देख सकते हैं इंडिकेटर के कलर चेंज से। एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, लेकिन बता रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। रोक दिया हमने टाइट्रेशन, तो अब बताना कोनिकल फ्लास्क में क्या होगा। HA तो पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, मींस HA तो होगा ही, और भैया जो हमने 10 ml NaOH ऐड किया था वो तो HA से रिएक्ट कर गया था, तो वो तो NaA मींस सॉल्ट बना चुका है। मींस इस कोनिकल फ्लास्क में अभी क्या है, सॉल्ट भी है और HA भी है। तो इसका मतलब HA तो क्या था, अपना वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट बना है, तो ये तो एसिडिक बफर नहीं बना दिया, एसिडिक बफर बना दिया। तो अगर आपका न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो बफर बन जाएगा, और न्यूट्रलाइजेशन अगर कंप्लीट हो गया होता तो सोचो फिर HA है ही नहीं। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब HA पूरा खत्म, जितना HA था उतना ही हमने मिली इक्विवेलेंट NaOH का ऐड कर दिया, दोनों खत्म। तो फिर अब कोनिकल फ्लास्क में क्या होगा, अब फिर अगर हम देखें ध्यान से कोनिकल फ्लास्क में तो सिर्फ अपना क्या होगा, सॉल्ट NaA होगा, है ना। जब हम क्या करा रहे हैं, 100% टाइट्रेशन करा रहे हैं, है ना। जब हम 100% टाइट्रेशन करा रहे हैं तो कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ क्या होगा, सॉल्ट होगा। और जब हम लेस देन 100% टाइट्रेशन करा रहे हैं, मींस 50% टाइट्रेशन, 60% टाइट्रेशन, 80% टाइट्रेशन, 90% टाइट्रेशन, 40% टाइट्रेशन, तो फिर क्या होगा, बफर बनेगा। वीक एसिड लिया था तो एसिडिक बफर बनेगा, वीक बेस लेते तो बेसिक बफर बनता। अब बफर की कहानी हम और डिटेल में करेंगे, हमने छोटी सी बात बोली थी बफर के लिए, बोर्ड में भी आपने पढ़ा है इसलिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने भेजे में डाल लो, कि इसलिए मैं बोलता था कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है ना तभी लोगों को दिक्कत होता है। रीजन क्या है, वो इतने प्रिसाइजली कॉन्सेप्ट जान ही नहीं रहे, तो दिक्कत तो होना ही है। बस ये अगर आपको समझ में आ गया, रटना नहीं, ये समझ में आ गया ना, कहानी खत्म। एसिड बेस ऐड करेगा, रिएक्शन करा दो, रिएक्शन कराने के बाद अगर प्योर सॉल्ट बचता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट के साथ अगर बिक वाला कंपोनेंट बच रहा है बफर, सॉल्ट के साथ अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बच रहा है तो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन फिर हम पीएच का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, फिर हम जो कॉन्सेप्ट बताएं वैसे सॉल्व होगा। ऑलरेडी मैंने उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, क्लियर। तो आई होप कि आप समझ चुके हो, इसको मैं हटा देता हूं। तो इक्विवेलेंस पॉइंट मींस क्या हो गया, 100% न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, कहां, मोल कॉन्सेप्ट में, कि देखो भैया जितना मिली इक्विवेलेंट HA है उतना ही मिली इक्विवेलेंट अगर आप NaOH ऐड कर देते हो तो टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज शो नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब जैसे अगर 1 ड्रॉप भी आपने NaOH इसमें ऐड किया तो सॉल्यूशन बेसिक होगा और कलर शो करेगा। तो 1 ड्रॉप जब ज्यादा आप ऐड कर देते हो, है ना, मिली इक्विवेलेंट जितना ऐड करना था उससे ज्यादा, तो जब 1 ड्रॉप हमने ज्यादा ऐड कर दिया तो उस पॉइंट मतलब टाइट्रेशन को, उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट बोलेंगे, और
उसके जस्ट पहले, मींस जस्ट क्या हुआ था, न्यूट्रलाइज हुआ था, लेकिन इंडिकेटर ने कलर चेंज शो नहीं करा था, उसको हम इक्विवेलेंस मतलब इक्वली ऐड किया था, खत्म। क्लियर? हाँ सर। कैलकुलेशन के लिए एक ड्रॉप का कोई मोल नहीं होता, इसलिए एंड पॉइंट बोले, इक्विवेलेंस पॉइंट बोले, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगे क्योंकि प्योर सॉल्ट बच रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो कह रहा है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज लेस कंपेयर्ड, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इज 1, कैलकुलेट द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉरी, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, फटाफट रिएक्शन लिखेंगे। HA प्लस NaOH, लास्ट क्वेश्चन यहां से क्लास का और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी। HA प्लस NaOH, दिस विल फॉर्म NaA प्लस H2O। क्लियर? हाँ सर। अगर हम बात कर लेते हैं एट T इक्वल टू 0, तो अगर आप मिली इक्विवेलेंट से जाओ या फिर ये सिंपल रिएक्शन है तो मिली मोल से भी जा सकते हो, जो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सर यहां पे तो सिर्फ क्या दिया है सर, कंसंट्रेशन दिया है सर, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। तो एक बात बताना, ध्यान समझो, एन फैक्टर इसका भी 1 है और एन फैक्टर HA का भी 1 है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन NV ऑफ एसिड दिस शुड बी इक्वल टू NV ऑफ बेस, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और ग्राम इक्विवेलेंट को हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ सर। अब देखो, अगर हम बात कर लेते हैं कि जब एसिड और बेस दोनों का एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी, है ना। तो इफ एन फैक्टर इज 1 तो इसका मतलब क्या होगा, MB ऑफ एसिड दिस विल बी इक्वल टू MB ऑफ बेस। देखो भाई ध्यान से समझना, टाइट्रेशन का ये है फॉर्मूला, टाइट्रेशन का ये फॉर्मूला नहीं है, कभी भी नहीं। ठीक है, टाइट्रेशन का ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर एसिड का भी एन फैक्टर 1 है तो उसके लिए नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। बेस का भी एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पे मोलैरिटी दोनों की दी हुई है, कितना भाई, 0.1 मोलर इसका है, 0.1 मोलर ही इसका है। तो अगर मोलैरिटी भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड और वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड दोनों क्या होगा, बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? मान लेते हैं कि इसका लिया है V वॉल्यूम HA का, ठीक है, और फिर क्या होगा, V वॉल्यूम एसिड को अगर टाइट्रेट करना है तो V वॉल्यूम ही बेस लेना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा फाइनली सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। चलो इनिशियली अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका अगर लिखे मिली इक्विवेलेंट या मिली मोल तो ये क्या होगा, 0.1 V होगा, क्योंकि एन फैक्टर 1 ही है इसका। ठीक है, तो चलो मिली इक्विवेलेंट से जाते हैं, सब चेंज करेंगे। ठीक है, और इसका भी क्या है, 0.1 V मिली इक्विवेलेंट है। उस टाइम ये नहीं बीना बना है ना, बीना नहीं, बीना तो अखंडा की कुछ थी। ठीक है, फाइनली ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, इसका क्या बन जाएगा, 0.1 V इतना मिली इक्विवेलेंट बनेगा, है ना। और मिली मोल ऑफ NaA भी क्या होगा, उतना ही होगा, चूंकि एन फैक्टर क्या है, 1 ही। सॉल्ट की साफ देख सकते हो, Na प्लस A माइनस बनेगा, किसी भी मतलब या तो केटाइन पे टोटल चार्ज देख लो या तो एनाइन पे। ठीक है, तो मिली मोल ऑफ Na ये सब आपको पता होगा, 0.1 V, है ना। ये तो हो गया मिली मोल। चलो अब बात कर लेते हैं NaA का कंसंट्रेशन। तो NaA का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.1 V और अपॉन टोटल वॉल्यूम 2V, ये खत्म। ये क्या हो गया, 0.05। बात क्लियर? किसी कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया बात। अब तो सिर्फ सॉल्ट ही बचा ना, ये दोनों तो खत्म ही हो चुका है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगा दे। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाएगा कैसे, देख ध्यान से। Na प्लस क्या है, स्पेक्टेटर आयन है। Na प्लस क्या है, स्पेक्टेटर आयन है। A माइनस क्या है भाई, वीक वाला पार्ट है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो लिखेगा A माइनस प्लस H2O, दिस गोज टू क्या बनाता है ये, HA प्लस OH माइनस। फाइनली सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। क्यों, दिख ही रहा था, सोडियम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड बन रहा है, तो Na प्लस है इसमें स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट, तो वो तो बेस से आया है, तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो बेसिक होना था। अब T इक्वल टू 0 पे A माइनस का मोलर कंसंट्रेशन बता, तो क्या होगा, NaA का जो मोलर कंसंट्रेशन है उतना ही A माइनस होगा, क्योंकि सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और उसके आयन का कंसंट्रेशन निकालना तो जस्ट कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड। तो A माइनस का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड मींस दिस इज इक्वल टू 0.05 मोलर। ये तब नहीं है, OH माइनस का कोई और सोर्स नहीं है, मतलब 0। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये क्या होगा भाई, 0.05
0.05 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा x और x बनेगा। तो हम अगर kh को लिखना चाहें तो kh क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 0.05 माइनस x हो जाएगा। kh को आप क्या लिखोगे kw अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA, क्वेश्चन में आपको जरूर दिया होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA दिया ना 5.6 इंटू 10 का पावर 6, 5.6 इंटू 10 का पावर -6 है ना। इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे ना तो 10 का पावर -5 से कम ही आएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि 0.05 के रेस्पेक्ट में x नेग्लेजिबल है, इस कॉन्सेप्ट से देख लिया। तो x स्क्वायर दिस विल इक्वल टू 0.05। तो यहां से क्या करना है आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की जो वैल्यू निकालोगे वो क्या हो जाएगा OH माइनस कंसंट्रेशन दिस इज इक्वल टू x। तो POH दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन मींस माइनस लॉग x। तो pH क्या हो जाएगा 14 माइनस POH हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आई होप कि समझ में आ गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछता तो x निकाला ही था, x इक्वल टू CH, C की वैल्यू 0.05 मोलर है ना, तो वो भी आ जाता। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं, बेसिक है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन IIT 2004 में आया। अब ऐसे क्वेश्चन वो कराना चाहिए ना, तो कौन सा क्वेश्चन लोग कराते हैं? फाइंड द pH ऑफ 0.1 m NaCN। अबे वो कोई करने की बात है, भले IIT में एक बार आ चुका है, कोई करने की बात है, फिर भी उसमें तो कुछ है ही नहीं यार। कराना है तो IIT की क्वेश्चन कराओ ना, तब तो मजा आएगा बच्चों को। ठीक है, और जिनको मजा नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनका सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना है। ठीक है, उनका रिजल्ट पहले से ही कंफर्म है, मैं ये हमेशा बोलता हूं। इसलिए कुछ बच्चे मेरे वीडियो पर डिसलाइक भी मार देते हैं कि सर हमको टारगेट कर रहे हैं। हम तुम्हें क्यों टारगेट करेंगे? तुम खुद को टारगेट कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, हैं? सो मेरा कोई इंटेंशन किसी को टारगेट करने का नहीं है ना। मैं खुद फाउंडेशन हूँ, मैं क्या टारगेट करूंगा किसी को? बस कहता हूँ मेहनत कर लो, थोड़ा मेहनत कर लो। अभी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम 2019-20 का प्रीवियस ईयर देख लो, ठीक है, फिर मुझे बोलना है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। अगले क्लास में हम बफर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।